ठीक है बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ाई गई है उसमें सेट थ्योरी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूँ काफी इजी लैंग्वेज में, तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो बेस्ड होंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस कराया था, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम सेट कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ अ वीक। क्या ये सेट है? चेक कर लेते हैं। अगर ये सेट होगा तो हम वीक के सारे डेज का कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। समझ में आया बच्चों? बच्चों आपको पूरे पूरे नाम लिखे होंगे। मंडे को पूरा लिख लीजिएगा, ट्यूसडे को पूरा लिख लीजिएगा, वेडनेसडे को पूरा लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो क्या आप आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं? इसका आप आंसर बता पा रहे हैं ना, मतलब आपके अकॉर्डिंग भी यही आंसर है और आपके बगल वाले पड़ोसी के अकॉर्डिंग भी यही सेम आंसर होगा, तो इसका मतलब ये सेट हो गया। बी वाला पार्ट चेक करते हैं, इसमें क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया। ये बच्चों आपका आंसर अलग होगा, हमारा आंसर अलग होगा, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। आप और मेरे व्यू में आंसर में डिफरेंस आ सकता है। सी वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, उसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली। तो बच्चों ये भी सेट अलग अलग हो सकता है। उसके अलावा डी पार्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इंडिया। आपके अकॉर्डिंग बच्चों डेंजरस एनिमल कोई और है, हमारे अकॉर्डिंग कोई और है, तो ये भी सेट अलग अलग हो सकता है, इसका एक यूनिक आंसर नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, उसमें ए वाला पार्ट सेट है क्योंकि उसके हम डेज को, वीक में जो डेज होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डेज आप लिखेंगे सेट के अंदर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ए पार्ट। सेकेंड पार्ट बच्चों देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज। क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमें उनका सेट बताना है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो सेट होता है वो क्या हो सकता है? क्या वो नल सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, कि नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? तो बच्चों कहोगे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में उसको हम पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। जो क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे उनको हम पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कोई और इंटेलिजेंट है, आपके अकॉर्डिंग कोई और इंटेलिजेंट है, अपने अपने व्यूज अलग अलग है, इसलिए बच्चों हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। और वैसे भी बच्चों जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब उसका कार्डिनल नंबर जरूरी नहीं है वन हो, तो सिंगलटन सेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगलटन सेट तो उसे कहते हैं जिसका कार्डिनल नंबर वन हो। और बच्चों नल सेट, ऐसा नल सेट बच्चों, नल सेट का मतलब होता है वाइड सेट। अब हो सकता है क्लास में एक भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट ना हो सकता है क्लास में 10 स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, तो बच्चों नल सेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हम कह नहीं सकते। अब पता नहीं बच्चों आंसर जो है सबका अलग अलग वेरी करेगा कि क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ हम उसको कह नहीं सकते कि हम इसको वेल डिफाइंड कह नहीं सकते, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों उसका सही आंसर होगा डी पार्ट। और सी वाले पार्ट तो बच्चों फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये हम थोड़ा ना कह सकते कि क्लास के जो स्टूडेंट होंगे उसमें ये वाला सेट कहीं से फॉलो हो सकता है, सी सेट एक रेंडमली ही सेट दिया हुआ है। तो बच्चों क्लास के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनका कोई कलेक्शन डिफाइन हम नहीं कर सकते, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसको हम एक बार रीड कर देते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो बच्चों इवन प्राइम नंबर का जो सेट होता है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में डिस्कस करके बताया था कि जो इवन प्राइम नंबर होता है वो अकेला एक 2 होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट विच इज सिंगलटन सेट। उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ गिवन सेट ए is 3, 6, 9, 12 and B which is 1, 4, 9 up to 100 is। तो बच्चों बताना है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म बताना है ए और बी का। तो ए में अगर बच्चों आप ध्यान से देखते हैं तो उसमें
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम उसको कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, जहां पर n नेचुरल नंबर है और यहाँ पे n लाई करेगा 1 से लेकर के 4 तक। तो बच्चों अगर ए वाले ऑप्शन में, ये आपका ए ऑप्शन है, अगर आप उसमें n की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, क्योंकि n लाई कर रहा 1 से 4, जिसमें 1 भी इंक्लूडेड है और 4 भी इंक्लूडेड है, तो ऐसे केस में आपका सेट ए रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अगर बच्चों बी वाला पार्ट देखते हैं तो उसमें लिखा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां पर n नेचुरल नंबर है और n लाई करेगा 1 से लेकर के 10 तक, जिसमें 1 और 10 दोनों ही इंक्लूडेड है। इसका मतलब बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सही आंसर बी पार्ट है, जिसमें ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करके समझा दिया। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है, तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है और बच्चों n कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 1 to 6, क्योंकि अगर आप 1 डालेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा 1/2 और लास्ट वाला एलिमेंट डालेंगे 6 तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा 6/7। दैट मीन्स जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। आई थिंक आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है। उसके बाद बच्चों हम लोग सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में लिखा है द सेट ए इज इक्वल टू, लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड 2x इज इक्वल टू 6। बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू +-4, क्योंकि एक्स आपको रियल नंबर भी लेना है तो आप +4 और -4 दोनों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है रियल नंबर। ध्यान जा रहा है आपका, अगर एक्स लिखा होता नेचुरल नंबर तो सिर्फ आप +4 लेते, लेकिन यहाँ पे एक्स रियल नंबर है तो आप दोनों लेंगे। उसके बाद बच्चों लिखा है 2x इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब क्या आया, x इक्वल टू 3। तो ध्यान से देखना है बच्चों कि यहाँ पर लिखा है कि जो सेट ए है उसमें आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एज वेल एज 2x इज इक्वल टू 6, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। एंड का मतलब होता है बच्चों इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 से जो आंसर है और 2x इज इक्वल टू 6 से जो आंसर है, उन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले x आपका रियल नंबर है तो वहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू +-4, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा नल सेट। आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, और नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको पहले से सिखा रखा है कि उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, हम लोग सेवंथ क्वेश्चन पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सेवंथ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्यू होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। कैसे डिफाइन किया गया है, लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/y, जहां पर y क्या बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो बच्चों हम लोग को बताना है कि यहाँ पर जो x है वो क्या क्या हो सकता है। तो तुम कहोगे सर y नेचुरल नंबर है, तो हम y को 1 पुट करेंगे तो x 1 आ जाएगा, y को 2 पुट करेंगे तो x 1/2 आ जाएगा, y को 3 पुट करेंगे तो x 1/3 आ जाएगा, y को 4 पुट करेंगे तो x 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जितने भी आंसर्स आ रहे हैं आपको उसमें चेक करना पड़ेगा क्या जीरो आ रहा है उसमें। तुम कहोगे सर जीरो तो आ नहीं रहा है, क्योंकि आपने y तो नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट किया था, तो पहला एलिमेंट था x इज इक्वल टू 1/1, यानी पहला एलिमेंट आया ही 1। अब ध्यान से देखो क्या 2 बिलोंग करेगा, तुम कहोगे सर जब y हम 2 डालेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा 1/2, इसका मतलब 2 भी बिलोंग नहीं करेगा। क्या 2/3 बिलोंग करेगा, तुम कहोगे सर 2/3 तो तब बिलोंग करेगा ना जब हम y की जगह 3/2 डालें। जब हम y की जगह 3/2 डालेंगे तभी x आएगा 2/3। अब हम y की जगह 3/2 डालेंगे क्यों, क्योंकि y की जगह तो हमें नेचुरल नंबर पुट करना है, इसलिए हम y की जगह 3/2 नहीं पुट कर सकते। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, यानी सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन, जो कब जनरेट हुआ, जब आपने y की जगह पहला नंबर नेचुरल नंबर विच इज 1
उसको पुट किया तो x इज इक्वल टू 1/1 आ गया, दैट मीन्स 1। और 1 क्या है बच्चों? इस सेट का एक एलिमेंट होगा, और एलिमेंट क्या करेगा? इस सेट को बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसको जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी पार्ट। आई थिंक बच्चों सभी लोगों को क्लियर हो गया कि 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी पार्ट। फिर भी ना समझ में आया हो तो आप क्या करिए, इसके लिए आप सेट को डिफाइन कर लीजिए, यानी क्यू सेट को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो आएगा 1/1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/3, फिर आएगा 1/4, और इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो बच्चों सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज 1, जो कि बिलोंग करता है इस सेट क्यू से। आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? ओके बच्चों, तो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। चलिए, हम लोग को डिफाइन करना है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो बच्चों कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करना स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपके क्वेश्चन 1 to 7 मैंने आपके कवर कर दिए। इसको एक बार जरूर रिव्यू करके अपने आंसर मार्क कर लीजिए और उनको चेक कर लीजिए। अब हम लोग कंसिडर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है? तो बच्चों हम लोग के पास है अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नल सेट। जरा बच्चों चारों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। लिखा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो तुम बच्चों कहोगे ऐसा कोई ऑड नंबर तो होता ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। इसका मतलब जो ए वाला है वो नल सेट है। तो नल सेट को या तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखिए, या आप सिर्फ 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तुम कहोगे ये तो है सर। तो इसका मतलब बच्चों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर आपका एक ऑप्शन सही हो जाए तो बाकी ऑप्शंस पे आपको ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि ये मोर देन वन वाले क्वेश्चंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो 8th वाले क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसका सही आंसर क्या है? बी पार्ट है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नल सेट नहीं है। लेकिन आपने बी वाले ऑप्शन को जैसे ही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो सिंगलटन सेट बन गया, और सिंगलटन सेट इज नॉट अ नल सेट। तो इसका मतलब बच्चों इसका सही आंसर क्या हो गया? बी पार्ट। तो बच्चों 8th क्वेश्चन का बी पार्ट। 9th क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्प्टी सेट। इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट मतलब नल सेट। ए ऑप्शन लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is a real number। ठीक है, क्या लिखा हुआ? सेट ऑफ ऑल x such that x is a real number and x square minus 1 is equal to 0। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1 आ जाएगी, और x लिखा हुआ है रियल नंबर, तो आप +1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये तो बच्चों एम्प्टी सेट हुआ नहीं, ये तो सेट हो गया जिसका कार्डिनल नंबर क्या है? 2, क्योंकि इससे सेट में 2 एलिमेंट आ गए। कौन से? एक -1 और एक 1। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। दैट मीन्स किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप चेक कर लो, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 4 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -1/2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव हो सकता है? तुम कहोगे नहीं, तो यहाँ से कोई भी एक्स नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट। तो बच्चों बी ऑप्शन अगर आपका सही हो गया तो बाकी ऑप्शंस आपको मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मोर देन वन वाले क्वेश्चंस में स्पेसिफाई ऊपर किया गया जाता है कि वो मोर देन वन वाले ही क्वेश्चंस है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जस्ट वेट। तो ठीक है बच्चों, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन अ रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो क्या लिखा हुआ है? इन रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बच्चों नल सेट को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ये आपको बताना है। देखो क्या लिखा हुआ है, डी वाला ऑप्शन देखो।
लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, यानी अगर आप 1 लोगे तो 1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि 1 1 के इक्वल नहीं लेना है। लिखा है ना x इज नॉट इक्वल टू x, इसका मतलब आप 1 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते। दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका एक ऐसा ऑप्शन बन गया कि कोई भी एलिमेंट आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। समझ में आया? इसलिए बच्चों जो रूल मेथड में नल सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डी ऑप्शन को सही आंसर मानेंगे। बाकी बच्चों अगर आप नल सेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कर्ली ब्रैकेट से, फाई से, या एक और मेथड है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूल मेथड से रिप्रेजेंट करना हो तो रूल मेथड बेसिकली इस तरह से जनरेट करके लिखा जा सकता है। ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा कि रूल मेथड इज बेसिकली आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं 10th क्वेश्चन का सही आंसर था डी पार्ट। उसके बाद बच्चों हम लोग 11th क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। 11th क्वेश्चन बच्चों आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और आपको कन्वर्ट करना है उसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि आप कर्ली ब्रैकेट्स बना करके उसके अंदर एक भी एलिमेंट अगर नहीं लिखेंगे तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 11th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 12th क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट। चलिए आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट सेट। तो बच्चों अब आपको फाइनाइट सेट इसमें से देखना है कौन सा है। लिखा है कि ए पार्ट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। जेड होता है बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो उसके 2 रूट्स आएंगे, और 2 रूट्स आने का मतलब ये एक फाइनाइट्स हो जाएगा क्योंकि इसके 2 रूट्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बी पार्ट set of all x such that x belong to set of integers and x square is even। ठीक है, दैट मीन्स आपको ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसका स्क्वायर इवन आ जाए। अब तुम कहोगे -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, +3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी बच्चों ऐसे कई सारे नंबर होंगे। तो बी क्या हो जाएगा, है तो सेट लेकिन इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। डी पार्ट क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड। जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और कौन से इंटीजर्स चाहिए जो -10 से बड़े हैं, यानी -9, -8, -7, ऐसे कई सारे हो जाएंगे तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। हमें बच्चों किस पे चर्चा करनी है, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। उसके बाद बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपको पहले से ही पता है जिसका कार्डिनल नंबर 1। तो बच्चों देखो ध्यान से, ए पार्ट में क्या लिखा है, मॉड एक्स इज इक्वल टू 5। और मैंने आपको पहले से सिखा रखा है कि कभी भी मॉड एक्स जो होता है वो किसी भी नंबर का क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मॉड एक्स किसी भी नंबर का क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू ए है और ए आपका पॉजिटिव है तो आप एक्स क्या लिखते हो, प्लस माइनस ए। लेकिन बच्चों ए पार्ट में मॉड एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है, जैसे आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू +-5 तो आप -5 को डिस्कार्ड कर दोगे। क्यों, क्योंकि वहां पे जो आपको x लेना है वो नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब जब हम a पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में तो उसमें सिर्फ क्या आएगा, एलिमेंट 5 आएगा। इसका मतलब a पार्ट आपका सिंगलटन सेट हो गया। लेकिन b पार्ट में बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों नंबर आ जाएंगे 6 और -6, तो ये सिंगलटन सेट नहीं हुआ। इसके अलावा बच्चों जो सी पार्ट है, सी पार्ट में लिखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जबकि जो x इक्वल टू -1 है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये बच्चों नल सेट हो जाएगा। डी वाले पार्ट में x² इक्वल टू 7 लिखा है, यानी x इज इक्वल टू ±√7 आ जाएगा। √7 इज इरेशनल नंबर, लेकिन आपको लेना क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये बच्चों नल सेट हो जाएगा। तो सिंगलटन सेट कौन सा हुआ, सिर्फ ए वाला पार्ट। 14th देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इनफाइनाइट सेट होगा। ये पार्ट चेक करिए, द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। बी वाला पार्ट देखिए, द सेट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ अ वाटर। सी वाला देखिए,
द सेट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। डी वाला देखिए, द सेट ऑफ ऑल प्राइम्स। अब बच्चों आपको ऐसे देख करके फील हो रहा होगा कि ये चारों के चारों इनफाइनाइट सेट है। देखिए आप जरा फील करिए पहले और हमको बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कि इसमें जो सेट ऑफ ऑल प्राइम्स नंबर्स हैं, तो उसमें जब आप लिखेंगे तो सबसे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे करके चलते चले जाएंगे। तो डी पार्ट तो 100% इनफाइनाइट आएगा। बी वाले पार्ट को देखिए, द सेट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास। बच्चों जो ग्लास होता है, उस ग्लास में अगर आप वाटर ड्रॉप्स देखेंगे तो वो इनफाइनाइट नहीं होती। आप उसको चेक कर सकते हो कि उसमें वाटर की कितनी ड्रॉप्स बची हैं, तो वो फाइनाइट होगी। द सेट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। बच्चों कोई भी फॉरेस्ट हो, उसमें ट्रीज इनफाइनाइट नहीं होते, वो फाइनाइट हो सकते हैं। उसको हम गिन सकते हैं कि कितने पेड़ अप्रोक्सीमेटली लगे होंगे। द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। बच्चों जितने भी ह्यूमन बींग्स अर्थ पे हैं, ये सारे फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। हमारी धरती पर इनफाइनाइट आबादी नहीं है, फाइनाइट आबादी है। तभी हम लोग गिन लेते हैं होते और गिन के बता सकते हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, चाइना की पॉपुलेशन इतनी है। तो जो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है उसे हम बता सकते हैं कि हमारी इंडिया में कितने हैं। इसलिए जो ए पार्ट है वो भी कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। तो बच्चों 14th क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है वो है डी पार्ट, यानी सेट ऑफ ऑल प्राइम्स। उसके बाद हमारे पास बच्चों 15th क्वेश्चन आ गया। 15th क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 2 की पावर n। ये तो बच्चों मैंने आपको क्लास में ही डिस्कस बता दिया था कि अगर हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो वो 2 की पावर n होता है। 16th क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट 1 2 3। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट होता है 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि 7। अब वो 7 कौन कौन से होते हैं बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताए थे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 1,3 हो सकता है और नल सेट हो सकता है। गिन लीजिए बच्चों, मैंने 7 लिखे और उस सेट को जो इटसेल्फ था उसको मैंने गायब कर दिया है। इसका मतलब इसके प्रॉपर सबसेट कितने हैं, 7। आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को देखना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली वो होगा 7। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 इज 7। ठीक है, 17th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ P5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये आपको हमें सोच के बताने हैं। जरा आप हमको सोच के बताइए बच्चों जल्दी से। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे चर्चा कर रहे थे तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये बच्चों एक बार मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली जो 5 होता है वो एक पावर नल सेट होता है। जो 5 होता है वो बेसिकली एक नल सेट होता है। तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है। नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जीरो होता है। तो किसी भी नल सेट का अगर हम पावर सेट निकालेंगे, तो किसी भी सेट का अगर हम पावर सेट निकालते हैं तो वो 2 की पावर n होता है। लेकिन यहाँ पर जो नल सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट तो है ही नहीं, वो तो जीरो है। यानी नल सेट का जो जब हम पावर सेट निकालेंगे तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 होगा। ये बात समझ में आई? यानी कि जो P5 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसका कार्डिनल नंबर इस नल सेट का क्या है, 1 है। लेकिन अगर हम फिर से इसका एक नल सेट लेंगे तो उसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसके कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। और फिर से अगर हम इस सेट का जिसमें 2 एलिमेंट है और उसका फिर से अगर हम पावर सेट लेंगे तो उसके पावर सेट बन जाएंगे 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस रिपीट किया गया है। ये होता है पावर सेट, जो P5 है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट। लेकिन ये 5 क्या है, नल सेट। तो जब हम नल सेट का पावर सेट लेते हैं तो नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जीरो एलिमेंट होता है। तो अगर हम उसका पावर सेट लेंगे तो पावर सेट होता है 2 की पावर n। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0 विच इज 1। तो नल सेट का अगर हम पावर सेट लेंगे तो फिर एक सेट बनेगा। समझ में आया? अगर हम उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे वो सिर्फ एक ही होगा।
अगर हम उस एलिमेंट का फिर से पावर सेट लेंगे तो एक एलिमेंट होने की वजह से 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे, और फिर इन दो एलिमेंट्स का फिर से हम पावर सेट लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। और अगर आप इस क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाए तो आप फिर से समझने की कोशिश करिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ प्रॉपर सेट लेकर के। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो एलिमेंट है 1 2। अगर मैं कहूं इस सेट ए के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे तो तुम कहोगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। इन जो कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है उसे ये हम पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट क्या बनेगा? उसमें होगा 1 होगा, उसमें होगा 2 होगा, उसमें एक 1,2 होगा और एक नल सेट होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज नोन एज पावर सेट। तो यानी कि 1,2 से बनने वाले नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन अगर हम उनको कंबाइन करके एक सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहेंगे पावर सेट। समझ में आया? तो इसी तरह से बच्चों अगर आपके पास कोई नल सेट है तो नल सेट में 0 एलिमेंट होता है। तो जब अगर हम इसका कार्डिनल नंबर लेंगे यानी जब हम इसका पावर सेट लेंगे तो उसमें क्या आएगा? 2 की पावर 0 यानी उस सेट का कार्डिनल नंबर क्या आएगा? 1। लेकिन अगर हम इस सेट का फर्दर फिर से पावर सेट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। और इन सेट का हम फिर से फर्दर पावर सेट लेंगे तो वो आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4। तो यहाँ बच्चों p 3 बार है ना, तो हमको 3 बार ऐसा करना पड़ा, इसलिए उसका कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। ये बात बच्चों समझ में आई? ये बात समझ में आई तो मैं रफ वर्किंग को इरेज कर देता हूँ। आई थिंक आप लोगों को पावर सेट क्लियर हो गया है और इसकी थ्योरी मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस करके बताई थी। तो आई थिंक इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। ना समझ में आया हो तो लेक्चर को फिर से पीछे ले जाकर के वापस देखो। 18th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 18th क्वेश्चन में लिखा है कंसिडर x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। y क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ध्यान से देखो बच्चों, x में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट आपके स्कूल में, y में लिखा है स्टूडेंट आपकी क्लास में। तो आप क्या बताओगे कि भैया जो क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है वो स्कूल में तो पढ़ता ही होगा ना? मेरी बात समझो। लेकिन जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो जरूरी नहीं हो आपकी क्लास में पढ़ता हो, वो दूसरी क्लास में भी पढ़ सकता है। तो आप क्या कहोगे कि जो भैया बच्चा स्कूल में पढ़ता होगा वो जरूरी नहीं है आपकी क्लास में पढ़ता हो, लेकिन ये बात हम जरूर कह सकते हैं जो बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है तो 100% वो स्कूल में भी पढ़ता होगा। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एज एन एलिमेंट ऑफ x। क्या ये बात समझ में आई? बहुत आसान है बच्चों, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए, क्योंकि x में लिखा है आपको वो स्टूडेंट लेने हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं और y में लिखा है आपको वो स्टूडेंट लेने हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं। तो जो आपकी क्लास में बच्चा पढ़ता है वो 100% वो स्कूल में भी पढ़ता होगा, लेकिन जो स्कूल में पढ़ता है बच्चा वो जरूरी नहीं वो आपकी क्लास में भी पढ़ता होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका ए पार्ट सही आंसर है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ y इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। 19th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? S एक सेट है जिसमें लिखा है 0 1 5 4 7। लिखा है देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स S इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो बच्चों सबसेट तो 2 की पावर n होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। कितने एलिमेंट है? 5, यानी कि 32 आंसर आ जाएगा। तो ये तो बच्चों कोई भी निकाल सकता है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट। तो बच्चों नॉन एम्प्टी के लिए हमें नल सेट हटाना पड़ेगा। वैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते कितने हैं? 2 की पावर 4 हो जाएंगे विच इज इक्वल टू 16। लेकिन अगर हम उसमें से एम्प्टी सेट माइनस कर देंगे क्योंकि इसको नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 15। यानी 20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। 20th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए पार्ट। ए पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 21 में? ध्यान से देखिए। लिखा है सेट ए जो है उसके अंदर दो एलिमेंट है x और y। पूछ रहा इसका पावर सेट बताइए क्या होगा। तो बच्चों अभी तो मैंने आपको 1,2 लेकर के बताया था ना कि 1,2 में उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं 4। उन चारों कलेक्शन को अगर हम कंबाइन करके एक सेट बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं उसका पावर सेट। और पावर सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है? 4 है, 2 की पावर 2। इसका मतलब 4। ये बात समझ में आई? तो बच्चों सेट ए का पावर सेट आपको समझ में आ गया। उसका सही आंसर क्या है? डी पार्ट। 22 देखिए। 22 क्वेश्चन में लिखा है a set contains 2n plus 1 elements. The number of subsets of this set is equal to।
ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या लिखा हुआ है, किसी सेट में 2n+1 एलिमेंट्स हैं, अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताएंगे तो वो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2n+1, तो 2 की पावर में आ जाएगा 2n+1, कोई बड़ा काम नहीं है। 23rd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बताइए क्या ये सेट इस सेट का, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा वरना आप गलत जवाब दे देंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों हम लोग 23rd क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे, अगर आप 23rd क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो उसमें आपने अब तक चेक कर लिया होगा कि आपके पास जो सेट गिवन है वो सेट क्या है, वो है ए बी सी। तो मैंने आपको बताया था ए क्या होता है, इस सेट का एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट हमेशा क्या करता है, सेट को बिलोंग करता है ना। लेकिन अगर आपने उसका कोई सबसेट लिख दिया, जैसे ये एक सबसेट है, तो सबसेट का साइन हम क्या यूज करेंगे, ये। तो मेरे ख्याल से आपको सही समझ में आ गया होगा कि भाई जो आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, जिसका कार्डिनल नंबर है 3, तो अगर आप उसके सबसेट्स लिखेंगे तो उसमें से ये एक सबसेट जरूर आ जाएगा। तो ये किसका सबसेट है, इस वाले सेट का एक सबसेट है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। लेकिन ये बच्चों क्या है, ये सेट है और ये भी सेट है, तो सेट सेट से बिलोंग नहीं करता, सेट सेट का एक सबसेट हो सकता है, जैसे कि यहां पर मैंने आपको सिखाया। मेरे ख्याल से समझ में आया। तो बच्चों ये मैंने क्लास में आपको काफी दफे बताया भी था कि दो सेट्स में सबसेट्स का रिलेशन तभी हो सकता है जब वो आपस में दोनों सेट्स, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, बी पार्ट। ओके, 24th क्वेश्चन क्या लिखा है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं बच्चों, 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे चलता रहेगा। b क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, लाइक दैट चलता रहेगा। फिर लिखा है a सबसेट ऑफ b कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ, कह रहा है a जो है b का सबसेट है। ध्यान से देखिएगा, लिखा है देन a सबसेट ऑफ b कंसिस्ट ऑफ ऑल मल्टीपल्स, तो बताइए किसके मल्टीपल्स होंगे। तो आप बता सकते हैं किसके मल्टीपल्स होंगे, तो आप कहोगे सर पहला एलिमेंट जो है वो 12 है दोनों में कॉमन, ध्यान जा रहा। दूसरा एलिमेंट जो है वो 24 है दोनों में कॉमन। क्या बात सबको समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए, ये बात क्या सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले तो आप ये पार्ट देखो तभी आप समझ पाओगे, वरना कम समझ में आएगा। ध्यान से अपनी कॉपी में करो पहले। ओके बच्चों, आई होप आप लोग ने अब तक इसको कंप्लीट कर लिया होगा। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो सेट ए के कौन से एलिमेंट सेट बी के साथ है, 12, 24, 36, इसका मतलब कौन से मल्टीपल्स हैं व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, तो आप कहोगे सर ये 12 के मल्टीपल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ओके बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक यहाँ पे सक्सेसफुली फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, क्या लिखा है, गिवन द सेट्स ए बी और सी, कह रहा है सबसे पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालो फिर उसका ए से यूनियन ले लो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहीं पर आपको करके दे देते हैं। सबसे पहले हम आपको निकाल देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी के कॉमन एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो क्या है, तो सर सिर्फ 4 है, 4 ही तो है। अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी को मान लो एक नया सेट है, मान लो वो पी है। अब आपको निकालना है ए यूनियन पी, क्या निकालोगे, ए यूनियन पी। ए क्या है, कहोगे सर ए तो 1 2 3 है, पी क्या है, कहोगे सर 4 है, तो इसका मतलब ए यूनियन पी कितना आ गया, 1 2 3 4। इसका मतलब 25 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। 26 को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड, ए आपको डिफाइन किया गया है, बी भी आपको डिफाइन किया गया है। तो जब ए डिफाइन किया गया तो ए में क्या लिखा है, लिखा है x, y set of all pairs of x, y such that y is equal to 1 by x। क्या बात समझ में आ गई। बी में क्या लिखा है, set of all pairs of x, y such that y equal to -x। तो आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ए और बी में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही जवाब आ सकता है।
तो बच्चों पहले ए और बी को आप रिप्रेजेंट कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो बताइए x क्या है, रियल नंबर है, तो x को हम 1 डालेंगे तो y 1 आएगा, x को -2 डालेंगे तो y -2 आएगा। x रियल नंबर है तो मेरे ख्याल से सारे ही फ्रैक्शंस, सारे ही रियल नंबर, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि x रियल नंबर है तो x की जगह आप 1/2 डालोगे तो y 2 हो जाएगा। अच्छा हम b वाला ऑप्शन देखते हैं, b में क्या लिखा है। b में लिखा है y = -x, इसका मतलब x 1 होगा तो y -1 होगा, x 2 होगा तो y -2 होगा। इसका मतलब बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक आंसर ठीक ठाक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि आप इंटरसेक्शन समझ नहीं सकते यहाँ पे, ध्यान से देखो। लेकिन एक बात इंटरसेक्शन में जरूर निकल के आएगी कि ए और बी में जो पेयर बनेंगे, तो ए के पेयर जो भी होंगे उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। लेट्स से हमने x को 1 लिया तो y 1 आएगा, x को 1/2 लिया तो y 2 आ गया। लेकिन x, y दोनों ही पॉजिटिव है ना, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर हम x को 1 लेंगे तो y -1 आ जाएगा, x को -1/2 लेंगे तो y 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब पेयर्स क्या होंगे, फिर से चेक कर लो। जैसे मैंने x की जगह मान लो 1/2 पुट कर दिया तो y क्या आ गया, -1/2। अब चेक करो क्या दोनों में कभी कोई कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन पेयर्स आएंगे। चेक करो क्या दोनों में, सेट ए और सेट बी में क्या कभी कॉमन पेयर्स आएंगे। तुम कहोगे सर कॉमन पेयर्स कभी भी नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि वहां पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है सेट ए में, और बी में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। इसका मतलब कभी भी कॉमन पेयर नहीं निकल के आएंगे। इसका मतलब 26 क्वेश्चन में जो इंटरसेक्शन होगा वो तो हम 100% बता सकते हैं कि वो नल सेट होगा। आई थिंक इस बात से आप लोग वाकिफ हैं। चलिए 27 क्वेश्चन करते हैं। 27 क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। क्या आपको निकालना है, सबसे पहले आपको पूछा गया अगर ये 3 सेट्स हैं तो पूछ रहा है ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, ये आपको हमें सोच के बताना है। सोच के बताइए।